निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में लिखिए। जो प्रारूप समिति थी यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी थी, देखो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है साथी आपका, ये थी आपका 29 अगस्त 1947 को। और इसके हेड कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को बोलते हैं ना कि भारतीय संविधान के वो कौन है, जनक हैं। इसी ड्राफ्टिंग कमेटी की, क्योंकि सारा ड्राफ्ट उन्होंने बनाया एक समिति के साथ में। प्रारूप समिति, इसमें कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में, बता सकते हैं? तो आप कहेंगे इसमें टोटल 7 सदस्य थे। लेकिन पूछा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अलावा कितने सदस्य थे, तो आप कहेंगे 1 + 6, उनके अलावा 6 सदस्य थे। मैं आपसे कहूंगा कि आप उन 6 सदस्यों में से एक का नाम लिखें, तब हम कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। तो एक सदस्य, जैसे मुझे तो सिर्फ एक याद है उनमें से, एन गोपाल स्वामी अयंगर। अब आप बताएं दूसरा। ठीक है, आप अलग अलग नाम लिखें, कितने थे देखते हैं, कितने साथी बताएंगे। पीएल मित्र लिख रहे हैं एक दो, नहीं दोस्त, बीएल मित्र नहीं लिख सकते, पीएल मित्र आपको नहीं लिखना चाहिए। ठीक है बोलेंगे जी कितने दोस्त लिख सकते हैं भैया? माधवाचारी थे, बहुत बढ़िया, माधवाचारी एकदम से ठीक है, माधवाचारी एकदम से ठीक लिखा। के एम मुंशी ठीक लिखा है दीपिका जी ने, 3 हो गए, 3 हो गए। गोपाल स्वामी अयंगर लिखा है एक साथी ने, एकदम से ठीक है, 4 हो गए। कृष्णामाचारी लिखे हैं, हाँ जी एकदम से ठीक हो गए, कृष्णामाचारी भी सही है। मोहम्मद सादुल्ला हो गए, मोहम्मद सादुल्ला हो गए, बहुत बढ़िया। भैया खेतान जी, नहीं दोस्त, खेतान जी की डेथ हो गई थी, उनकी तो आई टी कृष्णामाचारी, ऐसा नहीं। 6 हुए, अभी 7 रह गए। मोहम्मद सादुल्ला हमने बोल दिए हैं। सातवां आप बताएं, कौन साथी बताएगा? सातवां बताना। कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी, कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी भी थे भैया, अल्लादी थे। अब ठीक है, कितने सदस्य थे? 7। भारत का संविधान किस दिन पारित हुआ बताएंगे? तो ये पारित हुआ आपका, भारत का संविधान जो साथी आपका पास हुआ, तो ये 26 नवंबर को हुआ, 26 नवंबर 1949 को। लागू किस दिन हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 1950 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। तो क्या बोलेंगे कालक्रम? तो सबसे पहले कौन सी घटना होगी? तो 1946 वाली घटना होगी, यानी कि आपका 4 हो गया। फिर बन जाएगा आपका क्या, 1 हो जाएगा, 4 1 2 3 बन जाएगा, 4 1 2 3 एकदम से सही हो जाए। ठीक है, मुझे बताओ साथी, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जो साथी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो आपका लास्ट मीटिंग हुई थी, अंतिम बैठक किस दिन हुई थी? तो अंतिम बैठक हुई है 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को हुई। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? सूरत में सबसे पहले क्या डचों ने किया? डचों ने, तो डचों ने सबसे पहले किया था 1602 में मसूलीपट्टनम में, एकदम से गलत है। अंग्रेजों ने क्या साथी आपका स्थापित किया था? आप कहेंगे हाँ जी भैया। देखो अंग्रेजों ने अपना जो पहला जो टेम्पररी फैक्ट्री बनाया था, पहला अस्थायी फैक्ट्री कहाँ पर बनाया था इन्होंने? पहली अस्थायी फैक्ट्री, फैक्ट्री में कोई उत्पादन नहीं करते थे, यहाँ ये अपना सामान रखते थे, तो पहली बनाई इन्होंने मसूलीपट्टनम में। कितने साथी बता सकते हैं मसूलीपट्टनम कहाँ पर स्थित है? तो मसूलीपट्टनम में इन्होंने बनाई है आपका 1611 में। और सूरत में कब बनाई थी? तो क्या बोलेंगे? पहली जो स्थायी फैक्ट्री बनाई भैया, पहली जो स्थायी फैक्ट्री बनाई वो उन्होंने बनाई सूरत में। और सूरत में बनाई कब? 1613 में, 1613 में उसको स्थापित किया था। ठीक है, फ्रांसीसियों ने कब अपनी कंपनी की स्थापना की थी? पहली कंपनी जो बनी थी, पहला कारखाना, फ्रांसीसियों का पहला कारखाना कब बना था? तो फ्रांसीसियों का जो पहला कारखाना बना था वो बना था आपका 68 में। कहाँ पर बना था? वो सूरत में ही बना था, सूरत में ही। पुर्तगालियों का आप जानती हैं, कल मैं आपको बता चुका। ठीक है, आप बताएंगे। डेनिस लोगों का प्रथम कारखाना किस वर्ष बना था? जो डेनमार्क से आए थे, डेनिस का जो साथी प्रथम कारखाना बना था, प्रथम आपका जो कारखाना बना था वो कहाँ पर बना था? उनका बना था 1616 में। कहाँ पर? आपका ट्रैंकोबार या त्रावणकोर आप कह सकते हैं, त्रावणकोर आप कह सकते हैं, त्रावणकोर कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी कल बताओ कब स्थापित हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी साथी कब स्थापित हुई थी, किस वर्ष में? अकबर के समय पे सन 1600 में स्थापित हुई, हमने देखा। अब हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किसने दी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दी थी आपका शाह आलम द्वितीय ने। कई साथी इसमें लिख देंगे, आपका ऑप्शन है फर्रुख सियर। बच्चा फर्रुख सियर ने दिया है, फर्रुख सियर ने दिया उसको 1717 में दस्तक। दस्तक का मतलब होता है, दस्तक का मतलब होता है व्यापार में छूट। क्या बोलेंगे? उसने दी थी व्यापार में छूट, यानी कि उसने डिस्काउंट दे दिया उनको। क्या डिस्काउंट दिया था? कि जो भैया बंगाल बिहार उड़ीसा वाला क्षेत्र है, बंगाल बिहार और उड़ीसा का जो एरिया है, उस बंगाल बिहार और उड़ीसा के एरिया में ये सिर्फ क्या बोलेंगे आपका 3000 रुपए देंगे एनुअली। एनुअली का मतलब क्या है? वार्षिक देंगे आपका। और सूरत में 10,000 रुपए में। तो ये तो दस्तक था, दस्तक का मतलब छूट है, उसने छूट नहीं पूछा, उसने दीवानी। दीवानी का मतलब था जो वहां से टैक्स वसूलेंगे, जो वहां से लगान लेंगे, जो टैक्स लेंगे, तो टैक्स लेने का अधिकार दिया था उनको शाह आलम द्वितीय ने। क्यों? क्योंकि देखो आपका, मुझे बताओ बक्सर का वॉर कब हुआ था? सबसे पहले तो मुझे बताओ प्लासी का वॉर कब हुआ था? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जो प्लासी वॉर हुआ था, प्लासी वॉर हुआ था 1757 में। कहां पर हुआ था साथी? आपका बंगाल में हुआ था। कहां पर? बंगाल में हुआ था, हुगली नदी के किनारे हुआ था। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे हुआ था। और जब ये आपका 1757 में हुआ, तो 1757 में दो शक्तियां एक दूसरे के सामने आई यहाँ पर। एक तो था आपका कौन? सिराजुद्दौला, जो बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? इसके खिलाफ था क्लाइव। इसमें जीत किसकी हुई थी? क्लाइव इसको क्या हो गया था? जीत गया था। तो कभी भी पूछे अंग्रेजी शासन की शुरुआत कौन सा वॉर है? अंग्रेजी अंग्रेजी शासन की शुरुआत। तो अंग्रेजी शासन की शुरुआत, कभी कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन ना पूछा जाए। इस बार भी आप एसएससी देंगे, पूछा जाएगा ये। तो अंग्रेजी शासन की शुरुआत यानी स्टार्टिंग ऑफ ब्रिटिश रूल बाय विच बैटल? तो आप बोलेंगे बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी के युद्ध के द्वारा शुरू हुआ। इसके बाद में अंग्रेज लड़ते हैं आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ बताओ? बक्सर का युद्ध साथी कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 22 से 23 अक्टूबर 1764 को। क्या बोलेंगे? 22 से 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर वो आपका जून में हुआ था। ठीक है,
1764। बक्सर कहाँ पर पड़ता है? तो बक्सर पड़ता है आपका बिहार में। क्या बोलेंगे? बिहार में पड़ता है। किस रिवर के किनारे ये वॉर हुआ था? गंगा नदी के किनारे हुआ था। और बक्सर में भी क्या हुआ आपका? दो शक्तियां आमने सामने आई। एक तो बक्सर में कौन था आपका? मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, ठीक है। और वर्सेज में कौन था आपका? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था हेक्टर मुनरो। किसकी जीत हुई बताइए? तो हेक्टर मुनरो इसमें विजयी हुआ। और साथ में मीर कासिम के साथ में उसका साथ देने वाला व्यक्ति था अवध से। अवध का जो नवाब था उसका क्या नाम था? अवध का नवाब का क्या नाम था? तो उसका नाम था सुजा-उद-दौला। तो सुजा-उद-दौला भी हारा, इसीलिए तो उन्होंने सुजा-उद-दौला से कहा, अभी बताएंगे क्या कहा। और साथ में जो मुगल सम्राट था, मुगल सम्राट, उसका क्या नाम है? वही है ये शाह आलम द्वितीय। तभी इसने दीवानी दी हार करके। तो मुगल सम्राट का क्या नाम था? शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड। और इसने फिर क्या दिया? दीवानी प्रदान की। तो ये दीवानी क्या थी दरअसल में? यहाँ इन दोनों से संधियां हुई थी, जिनको बोलते हैं हम 12 और 16 अगस्त को। कौन सी संधियां हुई थी? इलाहाबाद की संधियां। कौन सी संधियां हुई? इलाहाबाद की संधि हुई। और इलाहाबाद की संधि में इनसे बोला गया, जैसे सुजाउद्दौला से कहा गया कि भाई तुम अपना कड़ा और इलाहाबाद का किला इसको दे दो शाह आलम को। और सुजाउद्दौला से मांगे उन्होंने 50 लाख रुपए दोगे तुम युद्ध के खर्चे के रूप में। और शाह आलम को बना लिया अपना पेंशनर। और पेंशन कितनी दी थी शाह आलम को बताएंगे? शाह आलम को कितनी एनुअल पेंशन देते थे अंग्रेज? 26 लाख रुपए। क्या बोलेंगे? 26 लाख रुपए। 26 लाख रुपए। भैया आपका डेनिस लोगों का ट्रैंकोबार में होगा 1616 में कंपनी बनी थी। हमने क्या 1616 लिखा? बिल्कुल ठीक है। तो कंपनी, अच्छा सॉरी, मैं कारखाना बताने वाला था आपको। देखो डेनिस लोग जो भारत में आते हैं अपनी कंपनी बनाकर 1616 में, और पहला कारखाना है, बहुत बढ़िया। एक बार क्लैपिंग कर दो बच्चे के लिए। 1620 में बनाई, 4 वर्षों के बाद में, एकदम से ठीक है। 1616 में उन्होंने अपना क्या बोलेंगे कंपनी खोली थी। और हमने प्रथम कंपनी, और उससे हमने उसको गलत लिखा। बहुत बढ़िया, थम्स अप करें जी भैया, हम इसको करेक्ट कर चुके हैं। ऐसी चीज़ों को माइनर फैक्ट हो, देखो साथी, कभी भी ऐसा फैक्ट हो तो आप उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करके उसको देख लेना, है ना। कभी ऐसा होगा, इस बात की हम उसको क्लास में करेक्ट कर लेंगे, आप हमें बताएंगे, जैसे याद आएगा तो कर लेंगे कि आई एम नॉट ऑल्सो ए रोबोट। गलती स्वाभाविक होती है कभी कभी। निम्न में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद। तो आप कहेंगे भैया फैजाबाद थी, फैजाबाद। और फैजाबाद से पूछा जाता है, फैजाबाद से लखनऊ किसने स्थानांतरित की थी? फैजाबाद से जो लखनऊ पहुंचाई थी, वो पहुंचाई थी आपका आसफ उद्दौला ने। किसने? आसफ उद्दौला के द्वारा। आसफ उद्दौला ने इसको पहुंचाया था, ठीक है। अच्छा, अवध की हम बात करते हैं। अवध का संस्थापक कौन है बताएं जरा? अवध का जो साथी आपका फाउंडर था वो कौन था? अवध का जो संस्थापक था, आपको पता होना चाहिए, मोहम्मद शाह रंगीला के समय मुगल बहुत कमजोर थे, तो उस समय पे बहुत सारे राज्य जो है वो अलग हुए। तो इसको बोलते हैं सादत खान। कौन था? सादत खान बोले, या इसी को कहा जाता है बुरहान उल मुल्क। क्या बोलेंगे? बुरहान उल मुल्क इसी को कहा जाता है। अब आगे पूछेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है, और भी अन्य राज्य स्थापित हुए थे, तो कौन कौन से थे? उनके संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपसे पूछूंगा अवध के इस समय पर आपका अन्य, जैसे हैदराबाद स्वतंत्र हुआ था 1724 में, तो हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तो निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क का दूसरा नाम क्या है, जो एग्जाम में कभी कभी मिलता है? चिंगक्लिज खान। इसी का नाम क्या है? चिंगक्लिज खान है, चिंगक्लिज खान। इसने इसकी स्थापना की थी, चिंगक्लिज खान ने, चिंगक्लिज खान ने। अच्छा बताओ, कर्नाटक की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र राज्य कर्नाटक में किसने बनाया था? तो कर्नाटक में जो स्वतंत्र राज्य बनाया था साथी, वो बनाया था आपका सादत उल्ला खान ने। क्या बोलेंगे? सादत खान ने, सादत खान ने, सादत उल्ला खान। सादत उल्ला खान ने स्थापित किया था, सादत उल्ला खान ने। अच्छा मुझे बताओ, मैसूर में स्वतंत्र स्वराज्य की स्थापना किसने की थी? मैसूर में कौन व्यक्ति था? तो मैसूर में था आपका हैदर अली। क्या बोलेंगे? हैदर अली, हैदर अली था। भरतपुर में कौन था साथी आपका? भरतपुर में आपका, तो भरतपुर में थे 18वीं शताब्दी में चूड़ामन थे, और उनके साथ में थे बदन सिंह। कौन थे? चूड़ामन और बदन सिंह थे, बदन सिंह थे। क्या बोलोगे? चूड़ामन और आपका बदन सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? क्या बोलेंगे? सही सुमेलित नहीं है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, पहले तो मुझे बताओ अंग्रेजों और कर्नाटक के बीच में कितने युद्ध हुए थे? तो आपका 3 युद्ध हुए हैं। पहला हुआ 1746 से 48, दूसरा हुआ था आपका 1749 से 54 तक चला था, ठीक है। और तीसरा चला था 1756 से, क्या बोलेंगे? 1756 से चला, क्योंकि ये सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। 56 से 63, 3 युद्ध हुए हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का पूछ रहा है कि अंत जो है वो किस संधि से हुआ? क्या एक्सला सेपेल से हुआ था? हाँ जी। तो प्रथम में तो हुई थी एक्सला सेपेल संधि। कौन सी? एक्सला सेपेल संधि। और दूसरा जो कर्नाटक युद्ध है वो किससे खत्म हुआ था? दूसरा क्या पांडिचेरी, यानी कि 1748 में हुई एक्सला सेपेल, और 1754 में 55 तक पहुंच गई थी ये पांडिचेरी की संधि। किसकी? पांडिचेरी की संधि, एकदम से ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, 1756 से 63 में जब तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ तो किस संधि से खत्म हुआ था? पहले आप इसका आंसर करें। तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि से खत्म हुआ था? तो तीसरा श्रीरंगपट्टनम। अरे नहीं यार, श्रीरंगपट्टनम कहां से आ गया? अच्छा आंसर आ गया क्या? सॉरी, तीसरा श्रीरंगपट्टनम वो तो अंगल मैसूर युद्ध है ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध, तो ये मद्रास की संधि से खत्म हुआ। अच्छा, अंग्रेजों और मैसूर के बीच में कितने युद्ध हुए? नायक बैच वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? थम्स अप करें जो नायक बैच से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उनका क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो बेटा उड़ा दूंगा। तो अंगल मैसूर युद्ध जो हुए हैं, जो अंगल मैसूर युद्ध हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो सेकंड हुआ, थर्ड हुआ और आपका फोर्थ हुआ। तो पहला तो 1767 से 69, दूसरा एंगल मैसूर युद्ध हुआ आपका 1780 से 84, आज ही पढ़ाया था ये तो मैंने आपको। तीसरा क्या बोलेंगे? 1790 से 92, और चौथा 1799। तो पहले में जो संधि हुई थी क्या वो मद्रास की थी? हाँ जी, मद्रास की संधि हुई थी। दूसरे में जो हुई थी वो हुई थी मैंगलोर ट्रीटी। कौन सी? मैंगलोर ट्रीटी, जिनमें एक दूसरे को क्षेत्र वापस कर दिए। और तीसरे में हुई थी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम में टीपू को क्या देना पड़ा था? श्रीरंगपट्टनम में टीपू को क्या देना पड़ा था बताओ? द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध। तो दूसरा किससे हुआ है? मंगलौर की संधि से, यानी यही गलत हो गया। तीसरे में हुई थी, यहाँ पर टीपू की डेथ हो गई थी। क्या हुई थी? टीपू की डेथ हो गई थी, टीपू की डेथ। श्रीरंगपट्टनम संधि में क्या दिया था? अपना आधा राज्य दिया था, 3 करोड़ रुपए दिए थे। कितने? 3 करोड़ रुपए दिए, और आधा साम्राज्य दिया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1756 से 63, इसी को बोलते हैं अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया। ये चारों आपको पता होना चाहिए, तीनों कर्नाटक युद्ध आपको पता होने चाहिए।
भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में लिखे। अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में कौन आएगा? सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है भारत में राज्यों की तरफ से? तो राजस्थान आ जाएगा पहले पर, तो राजस्थान आ जाएगा। और राजस्थान के बाद में कौन है? आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद में कौन आ जाएगा? आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा। और फिर आ जाएगा आपका महाराष्ट्र। क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र। तो 3 2 1 4 बन जाएगा। 3 2 1 4 बन जाएगा। देखो पहले चौथा महाराष्ट्र नहीं था, पहले था आंध्र प्रदेश। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेलंगाना के निर्माण से पहले आंध्र प्रदेश राज्यों की दृष्टि में कौन से स्थान पर आता था? तो आप कहेंगे चौथे पर। लेकिन तेलंगाना कब बना था? तेलंगाना किस ईयर में बना बताओ? तेलंगाना बन गया था आंध्र प्रदेश से कट करके 2 जून 2014 को, और तब से उसकी जगह पे क्या आ गया? 4th प्लेस पर आपका महाराष्ट्र आ गया। अच्छा मुझे बताओ सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? सबसे छोटा जो क्षेत्रफल है, और बहुत पूछा जाता है कितना है, सबसे जो साथी आपका स्मॉल स्मॉल एरिया है, सबसे स्मॉल एरिया किसका है? वो भैया गोवा का है। और गोवा का कितना है? 3302 किलोमीटर स्क्वायर है, 3302 किलोमीटर स्क्वायर। सेकंड स्टेट कौन सा है इसमें? सेकंड कौन आता है सबसे छोटे में? तो सेकंड में आता है आपका 7096 किलोमीटर स्क्वायर, आपका वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के साथ में आपका सिक्किम आता है, सिक्किम। और इसके बाद में थर्ड, क्योंकि इनका भी एक कॉलम पूछा जाता है, इसमें जो थर्ड आता है वो आता है त्रिपुरा। क्या आता है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा का जो क्षेत्रफल है वो है 10,486 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे से भी आपको पता होना चाहिए 3, और ऊपर से भी 3 4 आपको पता होने चाहिए स्टेट्स में। ठीक है, आगे आइए। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? सबसे छोटा किसमें? आपका केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, यानी कि आपका यूनियन टेरिटरी कौन सा है जो सबसे छोटा है? या दादरा और नागर हवेली है, या आपका चंडीगढ़ है, या लक्षद्वीप है, या दमन और दीव है? तो सबसे छोटा एरिया वाइज कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप। क्या बोलेंगे? लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप का एरिया है 32 किलोमीटर स्क्वायर। क्या बोलेंगे? 32 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा मुझे बताओ फिर सबसे बड़ा कौन है इसमें? यूटी। सबसे बड़ा जो साथी आपका यूनियन टेरिटरी या आपका केंद्र शासित प्रदेश है एरिया में, तो आप कहेंगे भैया लद्दाख का एरिया है। आप मैप में देख भी सकते हैं उसको, लद्दाख का क्षेत्र सबसे बड़ा है, और उसका एरिया है 59,146 किलोमीटर स्क्वायर। इससे बड़ा कोई नहीं है। दूसरे नंबर पर कौन आ जाता है इसके बाद में? सेकंड पर आ जाता है आपका जम्मू कश्मीर। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो साथी 2 यूटी बनाए गए थे, वो किस डेट को बनाए गए थे? तारीख लिखना उसकी। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था आपका, एक विशेष राज्य था, और इन दोनों को यूटी कब बनाया गया था? तो आप बोलेंगे 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए यूटी बने थे, 2 नए यूटी बने। ऑप्शन ए और डी को देखिए, दादरा नागर हवेली, ए एंड डी। ऑप्शन ए एंड डी को देखिए, ऑप्शन ए एंड डी ये क्या हो गए? दोनों एक हो गए। किस डेट को एक हुए थे? दोनों एक हो गए। तो दोनों एक क्या बोलेंगे? दोनों एक किस डेट को हुए थे? तो आप बोलेंगे इसमें हुए थे 26 जनवरी 2020 को हुए थे, 26 जनवरी 2020 को। ओके, कितने यूटी है टोटल हमारे देश में अभी वर्तमान में? तो 28 तो हमारे राज्य हैं और 8 है यूटी, 8 है यूटी। मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस यूटी का है? सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है, वो किस यूटी का है? तो आप बोलेंगे वो दिल्ली का है, और वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हम कर रहे हैं, पीडी। तो दिल्ली का कितना है भैया? तो दिल्ली का है आपका 11,300 व्यक्ति। क्या बोलेंगे? 11,300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो याद रख लेना, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकाली जाती है? 1 किलोमीटर यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने पर्सन रहते हैं? 1 किलोमीटर स्क्वायर में, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन है, वही क्या होता है? वही हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। अच्छा मुझे बताओ कौन सा राज्य है जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है? किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? अगर यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व हम बात कर रहे हैं अभी तो यूटी का। अगर मैं पूछ लूँ स्टेट में किसका आएगा, तो स्टेट में आ जाएगा ये बिहार का। किसका? बिहार का। वहां पर है 1106 व्यक्ति। अगर मैं पूछूं सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है भैया? किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम है? सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है? तो वो अरुणाचल का है। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। और अरुणाचल प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है कि यहाँ पर तो भैया 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, मेघालय की सीमा मिलती है क्या? हाँ जी भैया। आपका त्रिपुरा, तो क्या बोलेंगे? आपका त्रिपुरा की सीमा, हाँ जी, 3 तरफ इसी से घिरा हुआ है। मणिपुर की सीमा इससे नहीं लगती है, मिजोरम की लगती है। क्या बोलोगे? मिजोरम की लगती है। असम की लगती है, असम की। अच्छा मैं पूछूं बांग्लादेश की सीमा सबसे ज्यादा किस राज्य से लगती है? बांग्लादेश की सीमा पहले तो बताओ भारत से कितनी लगती है? बांग्लादेश का जो बॉर्डर है भारत से वो लगता है 4096.7 किलोमीटर स्क्वायर, 0.6 भी, सॉरी किलोमीटर स्क्वायर क्यों है, किलोमीटर आएगा। तो बांग्लादेश की बॉर्डर लगती है इतनी, जैसे बोलेंगे। और सबसे ज्यादा किससे लगती है इसकी सीमा? सबसे ज्यादा इसकी सीमा लगती है आपका वेस्ट बंगाल से। किससे? वेस्ट बंगाल से लगती है। कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि भारत से जो सीमा लगती है जिन जिन देशों की, उनको किलोमीटर में आप मुझे बता सकते हैं, यस और नो? जैसे मैं आपसे पूछूं बांग्लादेश से तो हो गया, तो क्या बोलते हैं? बचपन में MBA ये भारत के पड़ोसी देशों से लगने वाली सीमाओं का घटता हुआ क्रम है। तो बांग्लादेश से कितनी सीमा लगती है? 4096.6 किलोमीटर। TH4 चाइना से कितनी सीमा लगती है हमारी? 3488 किलोमीटर लगती है। पाकिस्तान से हमारी कितनी सीमा लगती है? तो 3323 किलोमीटर लगती है। नेपाल से कितनी सीमा लगती है? पूछे जाते हैं भैया सब, कितने किलोमीटर? 1751 किलोमीटर लगती है। म्यांमार से 1643 किलोमीटर लगती है, म्यांमार। भूटान से कितनी सीमा लगती है हमारी? 699 किलोमीटर लगती है। और सबसे कम अफगानिस्तान से कितने किलोमीटर लगती है आपको बताना है। क्या बोलेंगे? अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान से लगती है आपका 106 किलोमीटर, तो सबसे कम लगती है। अब मेरा क्वेश्चन सुनिए, अफगानिस्तान किस भारतीय राज्य या कितने भारतीय राज्यों से सीमा बनाता है? परफेक्ट सा आंसर दे दो, परफेक्ट सा आंसर दे दो, परफेक्ट सा आंसर देखो फटाफट से।
क्या पूछा है उसने? उसने पूछा है कि भारत की जो कितने राज्यों से अफगानिस्तान की सीमा लगती है, तो क्या बोलेंगे? जीरो लिखिए, जीरो लिखिए सब लोग। किसी राज्य से नहीं लगती है, सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है जिसका नाम लद्दाख है। क्या बोलेंगे? सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है जिसका नाम लद्दाख है। मुझे बताओ इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कितनी ट्रेन चलती है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कितनी ट्रेन चलती है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन नहीं चलती है? ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इनके बीच में चलती है 3 ट्रेन। कौन सी 3 ट्रेन चलती है? मैत्री, बंधन और मिताली। मैत्री चलती है, बंधन चलती है और आपका मिताली ट्रेन चलती है, मिताली। अच्छा मुझे बताएं साथी, आपका जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा समझौता हुआ था, वो साथी कौन से संशोधन से हुआ था? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? भारतीय बांग्लादेश जो सीमा हस्तांतरण हुआ था सीमा के लिए, वो था आपका 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। एक आपको पता होना चाहिए, 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ही है आपका क्या? 3 बीघा कॉरिडोर। क्या बोलेंगे? 3 बीघा कॉरिडोर किस किस के बीच में है? तो 3 बीघा कॉरिडोर भी भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है, तो 1992 का आपका था और फिर 2011 में उसको फिर से क्या बोलेंगे, उसको फिर से उसको अपडेट किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समझते हैं? दिल्ली के आसपास का क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहलाता है। अब मुझे फटाफट से बताएं, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एनसीआर किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बनाया गया? एनसीआर बनाया गया आपका 69वां संविधान संशोधन से। 69वां संविधान संशोधन साथी अगर मैं आपसे पूछ लूं किस वर्ष में हुआ था, तो आप बोलेंगे ये हुआ 1991 में। और एनसीआर का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और इसी में साथी आपका दिल्ली को बनाया गया यूटी। दिल्ली को क्या बनाया गया? दिल्ली को यूटी बनाया गया। किस अब आपका आर्टिकल में? तो आर्टिकल है आपका क्या बोलेंगे? 239 ए। क्या बोलेंगे? 239 ए। अब मुझे बताइए, जब दिल्ली को पहला यूटी बनाया गया था तो दिल्ली में कौन होते? एलजी होते, उपराज्यपाल होते। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से कि आपका पूछा जाएगा दिल्ली के पहले उपराज्यपाल कौन थे, बताओ। या दिल्ली के पहले सीएम बता दो आप मुझे। दिल्ली के पहले उपराज्यपाल, यानी कि दिल्ली के पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर बोले या लेफ्टिनेंट गवर्नर बोले तो वो थे आपका क्या बोलेंगे? आदित्यनाथ झा। आदित्यनाथ झा। और दिल्ली के पहले सीएम कौन थे? दिल्ली के पहले सीएम तो वो है आपका मदन लाल खुराना, 1993 के। ब्रह्मप्रकाश जी को नहीं गिना जाता है, वो आपका 1952 थे, तब से एनसीआर नहीं है। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे जी फटाफट से। क्या करें सर? 16 के ऑप्शन देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 16 के क्या हुआ? 16 के ऑप्शन में बताएं, 16 के ऑप्शन में क्या हुआ? राजस्थान हो गया, पहले पे राजस्थान आ जाएगा, दूसरे पे मध्य प्रदेश आ जाएगा, ठीक है, तीसरे पर आपका महाराष्ट्र आ जाएगा। और सॉरी 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 सॉरी, देखो ये गलत है भैया, गलत 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 गलत। हमने फिर इसको कैसे 3 2 1 4, हाँ ये हमारे इमेज ये रहा, नंबर गलत डाल दिया हमने। देखो एक बार, क्योंकि यूपी चौथे नंबर पर आएगा ना साथी, पहले पर ये हो गया, दूसरे पर ये महाराष्ट्र, तीसरे पर, और चौथे पर आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। क्या आ जाएगा? चौथे पर आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा, क्योंकि देखो उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो है 2,40,000, कितना? 2,40,000 वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो उसका एरिया 3,07,000 है। महाराष्ट्र का कितना है? 3,07,000 है। जैसे कि राजस्थान का सबसे ज्यादा है। राजस्थान का एरिया कितने लोग बता सकते हैं? राजस्थान का एरिया कितना होगा? तो वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है ये? 3,42,000 में, लाख में रियली सॉरी, 3 लाख में होगा। यहाँ पर आएंगे, वेरी गुड। क्या बोलेंगे? तो हमारा क्वेश्चन था एनसीआर में क्या शामिल नहीं है? एनसीआर में क्या शामिल नहीं है? हरियाणा का भाग शामिल है क्या एनसीआर में? आप कहेंगे हाँ जी भैया, हरियाणा के सबसे ज्यादा जिले आते हैं। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को जब बनाया गया 1985 में, ठीक है, एनसीआर में उसको घोषित किया गया, संवैधानिक दर्जा मिला उसको 1991 में। पंजाब का कोई भाग एनसीआर में नहीं आता। राजस्थान के आते हैं 2 जिले, अलवर भरतपुर आते हैं। यूपी के भी 8 जिले आते हैं, हरियाणा के भी आपका 14 जिले आते हैं, तो पंजाब का एरिया नहीं आता है। भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा नेशनलाइज्ड कॉमर्शियल बैंक है वो कौन सा है अभी प्रेजेंट में? क्या बोलेंगे भैया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किन 3 बैंकों को मिला के बनाया गया था, बताएंगे जी? तो मुझे बताओ, सबसे पहले क्वेश्चन सुनना मेरा। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना साथी किस वर्ष में की गई थी? तो आप कहेंगे बैंक ऑफ बंगाल बना था 1806 में। मैं आपसे पूछूं बैंक ऑफ बॉम्बे कब बना था? तो बैंक ऑफ बॉम्बे साथी बना था 1840 में। मैं आपसे पूछूं बैंक ऑफ मद्रास कब बना था? बैंक ऑफ मद्रास, तो आप कहेंगे 1843 में। इन तीनों को मर्ज करके क्या बना दिया गया? तीनों को मर्ज कर दिया गया, और तीनों को मर्ज करके बनाया गया आपका इंपीरियल बैंक। कौन सा बैंक? इंपीरियल बैंक। तो मुझे बताओ इंपीरियल बैंक किस वर्ष में बना? तो इंपीरियल बैंक आपका बना था भैया आपका 27 जनवरी 1921 को। कब इंपीरियल बैंक बना? 27 जनवरी 1921 को। जिसके संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है। इन तीनों को जो मर्ज किया गया, इंपीरियल बैंक के जो संस्थापक थे वो थे जॉन मेनार्ड कीन्स। क्या बोलोगे? जॉन मेनार्ड कीन्स, या जिनको हम जेएम कीन्स के नाम से जानते हैं, जेएम कीन्स के। 1955 में इसको क्या कर दिया गया? इसको नेशनलाइज कर दिया गया, यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम रख दिया गया एसबीआई। एसबीआई किस दिन को, वो दिन कौन सा था ये आपको बताना 1955। तो आप बोलेंगे 1 जुलाई 1955 था। और किस समिति की सिफारिश पर, किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर ये किया गया था साथी? तो याद रख लेना, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। किसकी? गोरेवाला समिति, यानी जो गोरेवाला कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशंस पर, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ गोरेवाला कमेटी। क्या बोलेंगे? सिफारिश पर, सिफारिश पर। अब मुझे बताएंगे एसबीआई के जो पहले अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो पहले अध्यक्ष बने थे। करंट अफेयर्स आपसे उम्मीद करूंगा कि रिसेंट में जो नई नियुक्तियां होंगी वो आपको पता होना चाहिए। एसबीआई के पहले अध्यक्ष बने थे आपका जॉन मथाई। कौन बने थे? जॉन मथाई बने थे। और वर्तमान में कौन है ये आपको बताने हैं। क्या बोलेंगे? अभी रिसेंट में हो सकता है कोई चेंज हुए हो, तो सिट्टी साहब अभी चेंज हुए हैं या नहीं, आप लिखें यस और नो। क्या बोलेंगे? तो एसबीआई के नए अध्यक्ष हैं सिट्टी साहब, वो भी चेंज हो चुके हैं या नहीं, इसके बारे में आपको मुझसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन, ज्यादा नॉलेज